और ब्रेक के बाद अब रुख कर लेते हैं अंतरराष्ट्रीय जगत की एक महत्वपूर्ण खबर का। रूस से आने वाले तेल पर 60 रुपए प्रति बैरल की मूल्य सीमा तय करने के यूरोपीय संघ के फैसले में G7 समूह और ऑस्ट्रेलिया भी यूरोपीय संघ के साथ आ गए हैं। मकसद है कि वैश्विक बाजारों में रूस से आने वाले तेल की आपूर्ति को जारी रखा जाए, लेकिन यूक्रेन युद्ध के लिए धन जुटाने की राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की क्षमता को कमजोर किया जाए। अगर रूस ने इस सीमा का उल्लंघन किया तो ऑस्ट्रेलिया तथा G7 के देश रूसी तेल की समुद्री आवाजाही रोक देंगे और यह नियम 5 दिसंबर से लागू हो सकता है। तेल की बढ़ती कीमत पर नियंत्रण के लिए यूरोपीय संघ रूस के तेल की अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित करने पर सहमत हो गया है। संघ ने अपने सभी 27 सदस्यों को $60 प्रति बैरल की यह अधिकतम मूल्य सीमा लागू करने को कहा है। योजना के अनुसार यदि रूस ने इस सीमा का उल्लंघन किया तो ऑस्ट्रेलिया तथा G7 देश रूसी तेल की समुद्री आवाजाही रोक देंगे। ये नियम 5 दिसंबर से लागू हो सकता है। रूसी तेल की अधिकतम मूल्य सीमा का निर्धारण काफी दिनों से पश्चिमी देशों के एजेंडे में रहा है। इसका लक्ष्य वैश्विक तेल आपूर्ति को प्रभावित किए बगैर रूस को तेल बिक्री से होने वाली आमदनी में कमी करना है। यूरोपीय संघ के इस कदम पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। रूस ने कहा है कि वो इसके लिए पहले से मानसिक रूप से तैयार था। रूस का कहना है कि वो अधिकतम मूल्य सीमा निर्धारित किए जाने के इस कदम को खारिज करता है। रूस ने कहा कि वो अपने तेल के लिए नए खरीदारों की तलाश जारी रखेगा। अमेरिका ने यूरोपीय संघ के इस फैसले का स्वागत किया है। It's in the range of prices that we've been talking about for a while in terms of creating and helping us do two things. One is reducing Russia's revenues, but the second one is making sure that we keep Russian barrels on the market in order to make sure that we keep prices low for everyone. And we think that the price ranges that have been discussed accomplish those two goals and will put us in a position where Russia's revenues come down while we're ensuring that people get access to reliable, cheap energy going forward. रूसी राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने शुक्रवार को कहा कि यूक्रेन संकट के हल के लिए राष्ट्रपति पुतिन बातचीत पर सहमत हैं। हालांकि रूस ने कहा कि अमेरिका द्वारा रूस में शामिल किए गए यूक्रेनी इलाकों को मान्यता न देने से किसी समाधान की राह मुश्किल हो रही है। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन के लगभग 20% इलाके पर अपनी दावेदारी जता रहा है। रूस के इस दावे को पश्चिमी देश सख्ती से खारिज करते हैं। अमेरिका ने अभी भी रूस के नए इलाकों को मंजूरी नहीं दी है। इससे स्थिति काफी पेचीदा हो गई है। किसी हल तक पहुंचने के लिए राष्ट्रपति पुतिन वार्ता के लिए राजी हैं, लेकिन इस बिंदु पर ध्यान देना पड़ेगा। उधर यूक्रेन युद्ध से उपजे खाद्यान्न संकट के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि उनका देश बड़े पैमाने पर खाद्यान्न निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि यूक्रेन से अनाज कार्यक्रम के तहत 2023 की शरद ऋतु तक लगभग 60 जलयानों द्वारा अनाज निर्यात प्रस्तावित है। इसके तहत पहला गेहूं से भरा जहाज इथोपिया के लिए रवाना हो चुका है। रूस द्वारा लगभग 6 महीने की नाकेबंदी के बाद जुलाई के अंत में एक समझौते के बाद यूक्रेनी अनाज का निर्यात शुरू हो पाया था। संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में हुए इस समझौते की वजह से अब तक लगभग 13 मिलियन टन कृषि उत्पादों का निर्यात संभव हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इस महत्वपूर्ण खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, जो स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज JNU से हैं। प्रोफेसर सचदेवा, जिस तरीके से ये बात कही गई है कि तय कर दिया गया है रेट, लेकिन साथ ही ये भी बात कही गई है कि अगर रूस नहीं मानता तो फिर उसके समुद्री तेल के जितने कंटेनर्स हैं उनकी आवाजाही रोक दी जाएगी। क्या ये टकराव नहीं लगता, क्योंकि रूस पहले ही कह चुका है कि अगर रेट तय किए जाएंगे तो वो उनको नहीं मानेगा, तेल आपूर्ति रोक देगा। देखिए, टकराव तो पश्चिम के देशों में और रूस में बना ही हुआ है, लेकिन जिस ढंग से पश्चिम के देशों ने रूस के ऊपर प्रतिबंध लगाए थे, वो प्रतिबंध उतने कामयाब शायद नहीं रहे हैं जितनी उनको उम्मीद थी। तो इसीलिए अपने प्रतिबंधों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए पिछले कई महीनों से ये बातचीत चल रही थी कि रूस का जो तेल है उसको उसके जो दाम है वो उसको एक कीमत तय कर दी जाए जो कि बाजार की कीमतों से थोड़ी कम हो। तो उससे ये होगा कि दुनिया के बाजारों में, ऊर्जा बाजार में वहां का तेल आता भी रहेगा और रूस के राजस्व जो है उसको उसमें कमी आएगी। तो यही बात जब यूरोपीय संघ की प्रेसिडेंट जो हैं, जो उर्सुला फॉन डर लायन ने जब इसको अनाउंस किया था, तो वही कह रहे थे कि हमारा जो मकसद है
वो ये है कि हमारे प्रतिबंध जो है मजबूत बने, रूस का राजस्व में कमी हो, उसके बाद ये है कि अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार है उसके अंदर स्थिरता है, और इसके बावजूद क्योंकि यूरोपीय संघ के देश जो हैं वो तो खरीदना बंद कर देंगे तेल अभी धीरे धीरे, और काफी बंद कर दिया है, लेकिन जो बाकी देश तीसरी दुनिया के देश हैं, इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो खरीद रहे हैं, उनके लिए भी थोड़ी राहत की इससे शायद मिलेगी, ये उनकी पूरी पॉलिसी है। लेकिन अभी बहुत से इसमें अनसर्टेनिटी है कि कैसे ये लागू होगा और किस तरह से जो बाकी देश हैं, क्योंकि G7 और यूरोपीय देश हैं वो तो इसको मानेंगे, और वहां पे भी हालांकि कुछ एक्सेप्शंस दी गई हैं, कुछ कंट्री में सेंट्रल ईस्टर्न यूरोप के देश हैं जो अभी भी पूरी तरह डिपेंडेंट है, तो उनके लिए कुछ वक्त अभी लगेगा। लेकिन बाकी जो देश हैं, चाहे वो चीन है, भारत है, टर्की है, और अफ्रीका और अरब कंट्रीज जो और खरीद रहे हैं तेल जो रूस से, वो उसको कोई इतनी आसानी से इन सब पाबंदियों को मानने वाले नहीं है। लेकिन ये भी है कि इसका असर जो है वो, और सिर्फ फैक्टर ये भी है कि सिर्फ ये यूरोप के देश या G7 के देश तो प्राइस तय नहीं करते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जी। अब अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें वैसे भी अभी तो कोई बहुत ज्यादा नहीं है, उसके मुताबिक तो ये रेट पे भी काफी तेल चलता रहेगा। लेकिन प्रोफेसर सचदेवा, गुरुवार को रेट था $87 प्रति बैरल, जो रेट डिसाइड किया गया है वो 60 कर किया गया है। ऐसे में जबकि रूस 50 लाख बैरल तेल प्रतिदिन निर्यात करता है, और जिस तरीके का ऊर्जा संकट सर्दी के चलते हमें यूरोपीय देशों में भी देखने को मिल रहा है, ये निर्णय, क्योंकि अगर इस निर्णय का आकलन करें तो पाते हैं कि कहीं ना कहीं रूस को कमजोर करना इस तरीके से कि भाई यूक्रेन युद्ध खत्म हो जाए, दूरगामी लक्ष्य तो यही लगता है कि यूक्रेन युद्ध खत्म होना चाहिए, रूस इतना कमजोर हो जाए। लेकिन क्या लगता है कि जिस तरीके से इस निर्णय को लिया गया है और जिस तरीके से रूस कहता है कि ये घातक सिद्ध हो सकता है ऐसा फैसला, क्या लगता है कि इस लक्ष्य को पाने की ओर सोच भी रहा है कोई देश, या संभवता भी दिखती है इसकी? देखिए, ऐसा है कि रूस, आपने सही कहा कि एक बहुत बड़ा निर्यातक है तेल का और गैस का, और अभी लगभग उससे पहले, युद्ध से पहले, जो रूस की जो प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी थी वो 10 से 11 मिलियन बैरल्स पर डे की थी, और उसमें से वो 7 से 8 मिलियन बैरल्स पर डे वो एक्सपोर्ट पूरी दुनिया की मार्केट्स को करता था। उसमें लगभग 3 मिलियन बैरल के करीब वो यूरोप में जाता था, बाकी दूसरी दुनिया के देशों में जाता था। अभी जो है लगभग उसी एवरेज के करीब वो रूस फिर वापस पहुंच गया है, और जिस तरह से जो अभी जो $60 का जो अभी दाम उन्होंने लगाया है, इसका जो कीमत तय की है, ये बात सही है कि $80-85 का जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है, लेकिन जो बाकी देश जो यूरोप के अलावा जो खरीद रहे हैं तेल रूस से, वो काफी डिस्काउंटेड रेट पे खरीद रहे हैं, तो वो 60-65 या 65 और 70 के बीच में अभी काफी जो है वहां पे जो तेल पिछले कई महीनों से रूस उनको बेचता रहा है। तो उसमें थोड़ा बहुत शायद हो सकता है फायदा उन देशों को हो, क्योंकि अगर $60 से अधिक यूरोप वैसे भी नहीं अभी खरीद रहा है वहां से, और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से थोड़ी और कीमत, तो दूसरे देश जो अभी रूस से खरीद रहे हैं वो फिर बार्गेनिंग करेंगे कि इससे शायद कम में खरीदने की कोशिश करें। लेकिन ये कीमत इस पे डिपेंड करता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कैसे रहेंगी, और आने वाले समय में मुझे लगता है, क्योंकि जिस तरह से 2023 का जो लगता है कि रिसेशनरी कंडीशंस है पूरे यूरोप और अमेरिका के अंदर, चीन की अर्थव्यवस्था भी पहले से धीमी पड़ी है, तो इसलिए उम्मीद ये की जा रही है कि तेल की कीमतें बहुत ज्यादा शायद ना बढ़े आने वाले कुछ महीनों के अंदर। प्रोफेसर सचदेवा, लेकिन ऐसे में क्या इस संभावना के लिए विश्व तैयार है कि अगर रूस नहीं मानता इस रेट को और वो तेल निर्यात रोक देता है तो? उन्होंने तो कह दिया है कि जो भी देश इसको इन पाबंदियों को मानेगा वहां पे वो तेल वो नहीं बेचेंगे। उसमें यूरोप के देश जो मेन उसके इंपोर्ट करते थे वो तो पहले से उसको बंद करने वाले हैं। बात यह है कि जो दूसरे देश हैं जो अभी रूस से खरीद रहे हैं तेल, चाहे वो चीन है, भारत है या और दूसरे देश हैं, वो कोई भी देश मुझे नहीं लगता कि इन पाबंदियों के ऊपर यूनिलैटरल सैंक्शंस को वो मानने वाले हैं।
लेकिन यह बात जरूर है कि इससे रूस के ऊपर थोड़ा सा दबाव पड़ेगा, अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा बाजार के अंदर थोड़ी और अस्थिरता आएगी, एक अनसर्टेनिटी उसके अंदर बनी रहेगी। तो तीसरी दुनिया के देशों के लिए एक तरफ से दिक्कतें हैं क्योंकि इससे अनसर्टेनिटी बढ़ेगी, और लेकिन उसके साथ हो सकता है कि वो उनकी बार्गेनिंग पावर पहले से थोड़ी बेटर हो जाए, तो रूस से वो और डिस्काउंटेड तेल लेने की कोशिश करें। और मेन दिक्कत यह भी आएगी क्योंकि जो पश्चिम के देश हैं वो सिर्फ तेल, जो शिपिंग इंडस्ट्री है या इंश्योरेंस कंपनीज हैं, वो अगर तेल इससे कम में बेचा जाएगा तो वो वहां पे उसको शिपिंग इंडस्ट्री और इंश्योरेंस कंपनीज उसको वो उसके साथ व्यापार नहीं करेंगी। तो इस तरह से दिक्कतें थोड़ी बहुत और रूस के लिए बढ़ सकती हैं, लेकिन बहुत से पाबंदियां जैसे पहले भी पश्चिम के देशों ने रूस के ऊपर लगाई थी, लेकिन अब पिछले 8-10 महीनों में वो पाबंदियों को किस तरीके से पाबंदियों को तोड़ के फिर भी उसको रूस अपनी मार्केट्स को बरकरार किए हुए हैं, और दूसरे देश काफी उससे तैयार हो गए खरीदने के लिए। तो इसके कुछ अभी बहुत अनसर्टेनिटी है कैसे उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो देखना होगा आने वाले दिनों में ये पूरा मामला क्या रुख लेता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर सचदेवा हमारे साथ इस खबर पर ये तमाम जानकारी हमें देने के लिए। तो यूरोपीय संघ ने जरूर अपनी तरफ से तेल की कीमतों को तय कर दिया है $60 प्रति बैरल, लेकिन अब देखना होगा क्योंकि रूस की ओर से जो बयान आ रहे हैं उसमें रूस ने स्पष्ट किया है कि वो नहीं बेचेगा अगर इस तरह दाम तय किया जाता है, लेकिन पूरा मामला क्या रुख लेगा आने वाले वक्त में देखना होगा।